गुड इवनिंग एवरीवन। कैन यू प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही मेरी आपको? प्रॉपर स्क्रीन विजिबल है प्रॉपरली? ग्रेट। चलिए अब कहानी को बढ़ाते हैं आगे। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बीन प्रॉपर्टी रो मैपर का इंट्रोडक्शन दे दिया था और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस क्लास को यूज करते हैं तो आपको क्या नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आप इस क्लास को यूज करते हैं तो आपको क्या नहीं करना पड़ेगा? आपको अपनी खुद की रो मैपर नहीं बनानी पड़ेगी। एम आई राइट? आपको अपनी खुद की रो मैपर नहीं बनानी पड़ेगी। श्रेया आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा essayliveforyou@gmail.com पे। यू विल गेट द सिलेबस। ठीक है, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज एट essayliveforyou@gmail.com या फिर info@essaylive.in, इस पे भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ जी। तो अब हमने लास्ट लेक्चर में अपनी रो मैपर बनाई थी, यस और नो? बनाई थी। क्या करती है रो मैपर? याद है कि भूल गए? क्या करती है रो मैपर? तो जवाब है रो मैपर डेटाबेस से जो रिजल्ट सेट आ रहा है उसे कन्वर्ट करती है किसमें? डेटाबेस से जो रिजल्ट सेट आ रहा है, वेरी गुड, उसे कन्वर्ट करती है आपके मॉडल ऑब्जेक्ट्स में। एग्जैक्टली exactly, आपके मॉडल ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक, और उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ता है। हाँ। आपको क्लास बनानी पड़ती है। हाँ। आपको मेथड ओवरराइड करना पड़ता है। यस। कौन सा? याद है कि भूल गए? भूल गए, मैप रो नाम का मेथड। आपको मैप रो नाम के मेथड की करनी पड़ती है ओवरराइडिंग। अगर आपको ये ओवरराइडिंग नहीं करनी है, ठीक है, तो आपको स्प्रिंग बूट की तरफ से एक खास क्लास दी गई है जो आपके इस ओवरराइडिंग के एफर्ट को भी खत्म कर देगी। बस उसकी एक शर्त है। शर्त भी आपको याद होगी। आपके टेबल में जो कॉलम के नाम है और आपके मॉडल के अंदर या पोजो के अंदर या डीटीओ के अंदर जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं उनके नाम मैच होने चाहिए। यस, उनके नाम एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। तो मैं एक बार फिर आपको माई एसक्यूएल पे लेकर चलूं। माई एसक्यूएल में गए अपन, लॉगिन करा, हमारे डेटाबेस को हमने एक्टिव करा। स्कूल DB3 हमारे डेटाबेस का नाम है। स्कूल। यहां जाकर मैंने कहा शो टेबल्स, इसके अंदर हमने बस एक ही टेबल बना रखी है। राइट। और मैंने अगर कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे मुझे इस टेबल के अंदर रोज नजर आएंगी और 3 कॉलम नजर आएंगे जिनके नाम है रोल नेम पर। अगर यही नाम मैंने अपने मॉडल या डीटीओ के डेटा मेंबर्स को दिए हैं तो मुझे ऑटोमेटिकली बीन प्रॉपर्टी रो मैपर का सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर मैं अपनी मॉडल क्लास को जाकर चेक करूं तो वहां पे भी लकीली रोल नेम पर ही है। तो अब हम सबसे पहले किसको हटा दें? अब हम सबसे पहले इसको उड़ा दें, माई स्टूडेंट रो मैपर। एम आई राइट? नहीं चाहिए आपको ये क्लास, रिमूव इट। और अपनी स्टूडेंट रिपोजिटरी के अंदर आइए और क्या चेंज कर दीजिए? जल्दी जवाब दीजिए, क्या चेंज कर दीजिए? बोलो जल्दी। भूल गए? जहां आपने स्टूडेंट रो मैपर डाली है वहां स्टूडेंट रो मैपर की जगह किसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए? वहां स्टूडेंट रो मैपर की जगह बना दीजिए बीन प्रॉपर्टी रो मैपर का ऑब्जेक्ट। करेक्ट? समझ आ रहा है? ठीक है, लेकिन यहां आपको 2 काम और करने पड़ेंगे। ठीक है, आप समझिएगा वो 2 काम क्या है। क्या बीन प्रॉपर्टी रो मैपर ये जानती है कि आपकी मॉडल क्लास का नाम स्टूडेंट है और उसे टेबल के रोज को स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है? बताओ, क्या इस क्लास को यह जानकारी है कि आपके पास एक स्टूडेंट नाम की क्लास है, टेबल की रोज को स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है? नहीं है। कहां है? कैसे कह सकते हो आपकी इस क्लास को ये पता है? तो ये अगर टेबल के रोज को कन्वर्ट करना भी चाहेगी तो इसको तो आपके मॉडल क्लास का नाम ही नहीं पता है। तो ये क्लास को बनाते वक्त, ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमें बिल्कुल टाइप सेफ्टी वाला तरीका लेते हुए एंगुलर ब्रैकेट में किसका नाम पास करना पड़ेगा? एंगुलर ब्रैकेट में किसका नाम पास करना पड़ेगा? आपके मॉडल का नाम पास करना पड़ेगा। और इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो आपसे डॉट क्लास फाइल का नाम भी लेगा। इसका जो कंस्ट्रक्टर है ना, बीन प्रॉपर्टी रो मैपर का जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो आपसे डॉट क्लास फाइल का नाम भी लेगा। तो डॉट क्लास फाइल का नाम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट डॉट क्लास। ठीक है, ये अगर आपने कर दिया तो फिर स्प्रिंग बूट को आपसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। स्प्रिंग बूट समझ जाएगा कि आपके कोड के अंदर क्या हो रहा है। स्प्रिंग बूट समझ जाएगा आपके कोड के अंदर आप बीन प्रॉपर्टी रो मैपर का यूज कर रहे हो ऑब्जेक्ट। एम आई राइट?
स्टूडेंट रिपोजिटरी पास हो गया, सॉरी, स्टूडेंट डॉट क्लास, स्टूडेंट डॉट क्लास। बस इतना आप कर दीजिए, तो एज यू कैन सी अब आपको अपनी तरफ से कोई रो मैपर भी नहीं बनानी पड़ेगी, और आपको बिल्कुल वैसे ही डेटा मिलेगा जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपको मिल रहा था। आया समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब सर्विस में क्या चेंज आएगा? सर्विस में क्या चेंज आएगा? जल्दी जल्दी जवाब दें। सर्विस में कोई चेंज नहीं आएगा। सर्विस को तो पता भी नहीं है कि अंदर आप बीन प्रॉपर्टी रो मैपर यूज कर रहे हैं, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। बस चेंज आपके रेपो के इस मेथड में आएगा, विच इज गेट ऑल स्टूडेंट्स। ठीक, बस अब आप अपनी एप्लीकेशन रन कीजिए, उससे पहले नेसेसरी चेंजेस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम बदल कर देते हैं अपन एग्जाम्पल 7। फिनिश, यस। अपनी रिपोजिटरी को भी अपडेट कर देते हैं अपन। सो विल गो टू रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में प्रॉपर्टीज, दिस इज आर एग्जाम्पल नंबर 7। सेव करिए और करिए अब इसको एग्जीक्यूट। तो अगर मैंने इसको रन करा, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, ठीक। पहले से हमारे पास कितने रिकॉर्ड हैं? आई थिंक पहले से हमारे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं, एक रिकॉर्ड और डाल देते हैं। तो मैंने कह दिया 108, ठीक है। नाम मैंने कह दिया नयन, ठीक है। परसेंटेज 98.3। कुछ और रिकॉर्ड डालना है? नहीं, नहीं डालना है, ठीक। ओ यस, सॉरी, 110 और मे बी 11, ठीक। दिनेश, ये नाम हो गया। परसेंटेज मैंने डाल दिया 78.9 और कह दिया नो। द मोमेंट आई से नो, आप देख पा रहे होंगे मुझे ये पूरा डेटा ऑटोमेटिकली डेटाबेस की तरफ से मिल रहा है। यहां पे भी जाकर अगर आप फेच करोगे, आपको रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ऑल गुड, ऑल क्लियर, डन। चले आगे। तो ये कहानी है बीन प्रॉपर्टी रो मैपर की। अब बढ़िए इससे आगे, ठीक। अब ये बताइए, आप स्प्रिंग बूट के अंदर जब डायनेमिक क्वेरीज लिखते हैं जिनमें डेटा रन टाइम पे यूजर देता है, तो आप अपनी क्वेरी के अंदर क्या लगाते हैं? जब आप स्प्रिंग बूट के अंदर डायनेमिक क्वेरीज लिखते हैं जिनका डेटा यूजर देता है, आप अपनी क्वेरी के अंदर क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, है ना? आप ये बताइए, इस क्वेश्चन मार्क को देखकर ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क कौन से कॉलम के लिए वैल्यू ले रहा है? नहीं आ रहा है। आपने टेबल बनाई है, आपको आइडिया है, इसलिए पता चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने टेबल नहीं बनाई है, टेबल मान लीजिए किसी डेटाबेस डिजाइनर ने बनाई है, तो जो जावा डेवलपर है उसको देखकर ये शायद समझने में थोड़ी तकलीफ हो कि ये क्वेश्चन मार्क किस तरह की वैल्यू को या कौन सी वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर स्प्रिंग बूट आपको एक फैसिलिटी और देता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसा बहुत मेजर एडवांटेज नहीं है, बट हाँ, कल को जब आप बड़े कोड्स लिखेंगे, जब आपकी टेबल में 20-20, 25-25 कॉलम होंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा लगा के वैल्यूज पास करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो स्प्रिंग बूट ने हमें एक और क्लास प्रोवाइड करी है जिसका नाम है नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। अच्छा, क्या खास बात है इस क्लास की? इस क्लास की यह खास बात है कि जहां जेडीबीसी टेम्पलेट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाकर प्लेस होल्डर्स बनाते हैं, वहां हम लोग नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर नाम देकर इन पर्टिकुलर अननोन वैल्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं। नाम देकर इन अननोन वैल्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं। नाम देकर मतलब, नाम देकर मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर हम यहां कोलन लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही, और कोलन के बाद कोई भी नाम दे सकते हैं। अब कोई भी देना बेटर है या कॉलम का नाम देना बेटर है? तो ऑब्वियस सी बात है, कॉलम का नाम देना बेटर है। आप ये टॉपिक पढ़ ही इसलिए रहे हैं कि रीडेबिलिटी बेटर हो। तो आप पहले वाले क्वेश्चन मार्क की जगह लिख सकते हैं कोलन रोल, दूसरे की जगह लिख सकते हैं कोलन नेम, तीसरे की जगह लिख सकते हैं कोलन परसेंटेज। अब आप मुझे बताइए, रीडेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोलन रोल इज बेटर कंपेयर टू क्वेश्चन मार्क? बेटर है ना? कोई भी अगर कोलन रोल पढ़ेगा, उसको समझने में देर नहीं लगेगी ना कि ये पर्टिकुलर वैल्यू रोल नंबर के लिए है। बस दैट्स द ओनली बेनिफिट आपको नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट की तरफ से मिलता है। आई होप मेरी बात समझ आ रही है ना? अब आपसे पहले वाले बैच ने जो गलती की थी आप मत कीजिएगा। मेरे बोले बिना उन्होंने ये सोच लिया था कि नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट की चाइल्ड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चाइल्ड नहीं है, ये रैपर है। ये जेडीबीसी टेम्पलेट के ऊपर एक रैपर है। इसका मतलब अंदर अभी भी जेडीबीसी टेम्पलेट काम करेगी,
लेकिन आपको जेडीबीसी टेम्पलेट का सिंटेक्स यूज ना करके नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का सिंटेक्स यूज करना है। यह भी बात समझ आई? क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब सीधे बात करते हैं इसके सिंटेक्सेस पे। क्या सिंटेक्स है? तो जी ये सिंटेक्स है। अभी तक आप अपनी इंसर्ट क्वेरी लिखते थे तो यहां क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लगाते थे। नाउ इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन मार्क आप कोलन लगाएंगे। कोलन सिंटेक्स का पार्ट है, और कोलन के बाद जो नाम ठीक लगे वो नाम आप देंगे। ठीक है, लॉजिकली कोई भी नाम चलेगा, लेकिन नाम वो होना चाहिए जो आपके कॉलम के पर्पस को जस्टिफाई कर ले। तो बेटर है वही नाम लिख दें जिस नाम के आपके पास कॉलम है। अच्छा, फिर इनको रिप्लेस कैसे करेंगे? इनकी जगह एक्चुअल डेटा कैसे आएगा? तो जेडीबीसी टेम्पलेट में क्या करते थे आप? जल्दी बताइए। जेडीबीसी टेम्पलेट में क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करने के लिए क्या करते थे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। जेडीबीसी टेम्पलेट में क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के लिए आप अपने अपडेट मेथड में वैल्यू पास कर देते थे। यस की नो? कर देते थे ना। अगर यहां पर 10 क्वेश्चन मार्क होते तो यहां 10 वैल्यू लिखते आप, है ना। लेकिन नेम्ड पैरामीटर में ऐसा नहीं करते। नेम्ड पैरामीटर में क्या करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज ना पास करके उसकी जगह मैप पास करते हैं। क्या पास करते हैं? मैप पास करते हैं। अब मैप तो इंटरफेस है, तो एक्चुअल में किसका ऑब्जेक्ट पास करते होंगे? तो जवाब है जी हैश मैप का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। तो हम लोग एक हैश मैप बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट यहां पर पास करते हैं। इसका मतलब अगर मेरे पास 10 नेम पैरामीटर भी हैं तो हैश मैप कितने बनेंगे? अगर मेरे पास 10 नेम पैरामीटर भी हैं तो हैश मैप मुझे सिर्फ एक बनाना है। ठीक है, अब अगला डाउट, सर हैश मैप में रखेंगे क्या? तो आप बताइए मैप क्या रखता है? की वैल्यू पेयर। बिल्कुल, मैप की वैल्यू पेयर रखता है। तो जो आप मैप का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप स्टोर करेंगे की और वैल्यू। गेस करिए की कौन होगा? की आपका नेम्ड पैरामीटर होगा। तो आपके एक नेम पैरामीटर का नाम था कोलन रोल, है ना। उसकी जगह यहां पर आ जाएगा रोल। कोलन नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, उसकी जगह आ जाएगा रोल। और वैल्यू की जगह पर कौन आ जाएगा? वैल्यू की जगह पर आ जाएगा एस डॉट गेट रोल। समझ आ रहा है ये एस कहां से आया है? जल्दी भाई जल्दी, फटाफट, यस नो बोलने में भी इतना टाइम। वेरी गुड, ये एस आपका वही स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है जो यहां मेथड के आर्गुमेंट में आपको मिल रहा है। ठीक है, इनफ ऑफ थ्योरी। अब आप सीधे मुझे उस कोड का कन्वर्जन कराइए जो आप अभी तक जेडीबीसी टेम्पलेट से लिखते आए थे। तो मैं आपके इस एग्जिस्टिंग कोड को कॉपी करता हूं। अपन को जेडीबीसी टेम्पलेट हटाकर नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट को यूज करना है। तो कोडिंग मुझे आपसे चाहिए, आप मुझे गाइड करिएगा कैसे आप इस कोड के अंदर एक एक चीज को करोगे मैनेज। तो अपन चलते हैं एग्जाम्पल 6 की तरफ। ठीक है, कॉपी पेस्ट, ये हो गया हमारा जेडीबीसी एग्जाम्पल 8। ठीक है, ये हो गई कॉपी। सीधे चलते हैं वहां जहां चेंजेस आएंगे, और पहला चेंज आपकी रिपोजिटरी के अंदर आएगा, इनसाइड स्टूडेंट रिपोजिटरी। सबसे पहले बताइए क्लास लेवल पे क्या चेंज होगा? रेफरेंस जेडीबीसी टेम्पलेट का लेंगे? नहीं, यस नहीं नो। रेफरेंस लेंगे नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का। सो इट विल बी नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया एनएम टेम्प। एनएम टेम्प ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बदला है तो फिर कंस्ट्रक्टर भी बदलेगा। यस, अगर ऑब्जेक्ट बदला है तो फिर ऑटो वायरिंग के लिए कंस्ट्रक्टर की भी बॉडी चेंज होगी। सो विल गो टू सोर्स, क्रिएट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड एंड जनरेट। तो ये हो गया नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का डीआई। ऑब्जेक्ट का हो गया इंजेक्शन। सेव का डिक्लेरेशन सेम रहेगा? हाँ जी, सेव का डिक्लेरेशन सेम रहेगा। इंसर्ट भी सेम रहेगा? नहीं, इंसर्ट थोड़ा सा बदलेगा। अब ये क्वेश्चन मार्क्स हटेंगे और यहां हम लिख देंगे कोलन आर कोलन एन कोलन पी। चलेगा? जल्दी जल्दी बोलिए, चलेगा? हाँ चलेगा, लेकिन बेटर ये है आर की जगह रोल लिख दिया जाए। इज इट गुड? एन की जगह पूरा नेम लिख दे, पी की जगह पूरा परसेंटेज लिख दें। सही कहा मैंने? यस, वेरी गुड। और क्या करेंगे? और बहुत बढ़िया, और क्या करेंगे? और अब आप करेंगे एक बड़ा चेंज सीक्वेंस में। क्या क्वेश्चन है अर्पित? सीक्वेंस में देना इंपॉर्टेंट है, हाँ।
क्यों इंपॉर्टेंट है अर्पित? क्योंकि एसक्यूएल के अंदर अगर हम कॉलम का नाम नहीं लिखते हैं तो फिर वैल्यूज का ऑर्डर वही होना चाहिए जो टेबल में कॉलम्स का ऑर्डर है। हमारी टेबल में पहला कॉलम कौन है? रोल। तो फिर हमारी क्वेरी में भी सबसे पहले रोल की वैल्यू जाएगी। अगर तुमको लगता है सर मैं नेम भेजना चाहता हूं पहले, तो तुमको इंसर्ट का सिंटेक्स बदलना पड़ेगा। तुमको अपने टेबल के नाम के बाद कहना पड़ेगा नेम कॉमा रोल कॉमा परसेंटेज। तब जाकर समझ में आएगा कि नेम के अंदर ये वैल्यू है, रोल के अंदर ये है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ, तो अब तो मैप पास कर रहे हैं, लेकिन क्वेरी के अंदर कैसे सब्स्टिट्यूट होगा? क्वेरी का सिंटेक्स तो सेम रहेगा ना। मैप तो आप पास कर रहे हो। ये अल्टीमेटली ये क्वेरी किसके पास जाएगी? माई एसक्यूएल के पास जाएगी। तो माई एसक्यूएल जो पहली वैल्यू होगी उसको क्या मान लेगी? माई एसक्यूएल के लिए फर्स्ट वैल्यू ना, गलत बात। माई एसक्यूएल के पास की वैल्यू थोड़ी जाएंगे। माई एसक्यूएल के पास तो एक्चुअल डेटा जाएगा। तो गेस करो, अगर यहां नेम पहले होता और यहां पे अमित जाता, तो माई एसक्यूएल अमित को फर्स्ट वैल्यू मानता और वो अमित को इंसर्ट करने की कोशिश करता रोल में। वो हो नहीं पाता, एक्सेप्शन आ जाती है ना। इसलिए आपको तो ये रेस्ट्रिक्शन फेस करना ही है जब तक आप कॉलम के नाम नहीं दे रहे हैं कि ऑर्डर वही हो जो टेबल में कॉलम्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो कोलन रोल कोलन नेम कोलन परसेंटेज ये मैंने लिख दिया। अब जहां जेडबीसी टेम्पलेट है वहां नाम क्या आ जाएगा? वहां नाम आ जाएगा एनएम टेम। आपके वेरिएबल का नाम आपने एनएम टेम दिया है। अपडेट मेथड इसके पास भी है, यस और नो। लेकिन आप देख पा रहे होंगे इसका अपडेट क्या नहीं लेता? इसका अपडेट आपसे ये सब नहीं लेता है। तो उसको इसकी जगह क्या चाहिए? उसको इसकी जगह मैप चाहिए। आपको मैप पास करना पड़ेगा। एम आई राइट? गुड। तो अब क्या करें? बनाइए मैप अब। ठीक है, तो अब अपन मैप क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे मैप? बनाओ यहां पर। तो मैं कहूंगा मैप। ठीक, अब ये मैप में की और वैल्यू की डेटा टाइप बताओ जल्दी से। गलत। ऋषिकेत का आंसर गलत। एनीवन एल्स? सोचो सोचो जल्दी सोचो। की और वैल्यू की डेटा टाइप बताइए। स्ट्रिंग स्ट्रिंग गलत है। नहीं गौरव, स्टूडेंट स्टूडेंट कहां से आ गया? नहीं दिव्यराज। यस विकी। जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी, जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट होगी। डाउट आएगा क्यों सर? क्यों का जवाब ये है कि जब आप मैप के अंदर डेटा ऐड करेंगे तो की जगह पर इनके नाम जाएंगे, रोल नेम पर। क्या रोल नेम पर स्ट्रिंग्स हैं? है ना। लेकिन जो वैल्यू है, क्या सभी स्ट्रिंग्स हैं? सारी वैल्यू स्ट्रिंग है? नहीं ना। रोल नंबर इंटीजर है, नेम स्ट्रिंग है, परसेंटेज डबल है। तो यहां और ऐसी कौन सी डेटा टाइप में लिखूं जो हर तरह की वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले? तो वो तो तभी पॉसिबल है जब इन सबका पेरेंट आ जाए। है ना। सभी रैपर का पेरेंट कौन है? सभी रैपर का पेरेंट हमारे लिए ऑब्जेक्ट है, तो हम यहां ऑब्जेक्ट लिख देंगे। गॉट इट? फिर क्या लिख देंगे? मैप स्ट्रिंग कॉमा ऑब्जेक्ट, और इसका नाम दे देता हूं मैप इज इक्वल्स टू न्यू। न्यू कौन? तो जवाब है न्यू हैश मैप। या बनेगा आपका हैश मैप का ऑब्जेक्ट। चलिए बना दिया, एंगुलर ब्रैकेट पैरेंथेसिस। अब क्या करें? अब आप कॉल करेंगे मैप का पुट मेथड। मैप में डेटा ऐड करने के लिए पुट होता है। यस, मैप में डेटा ऐड करने के लिए पुट होता है। पहला आर्गुमेंट पुट का कौन होगा? पहला आर्गुमेंट की का नाम होगा रोल। ओके, और दूसरा आर्गुमेंट कौन होगा? दूसरा आर्गुमेंट होगा एस डॉट गेट रोल। तो ये आपके पास रोल नंबर आ गया, रोल नंबर सेट हो गया। देन आप कहेंगे अगेन मैप डॉट पुट। पहला आर्गुमेंट कौन होगा? पहला आर्गुमेंट नेम होगा। दूसरा आर्गुमेंट कौन होगा? दूसरा आर्गुमेंट होगा मैप डॉट सॉरी एस डॉट गेट नेम। ये नेम आ गया आपके पास। फिर तीसरा आर्गुमेंट आएगा मैप डॉट पुट। क्या पास करोगे? पहला आर्गुमेंट पास होगा परसेंटेज। दूसरा आर्गुमेंट क्या पास होगा? दूसरा आर्गुमेंट पास होगा एस डॉट गेट परसेंटेज। ठीक है। अब सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे क्या भेज दें?
अब सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे किसको पास कर दें? ग्रेट, सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे आप अपना ये मैप पास कर दें। तो मैंने यहां पास कर दिया मैप। आ रहा है समझ? सेव समझ आया? सेव, वेरी गुड। अब जरा गेट ऑल स्टूडेंट्स बनवाओ। बनवाइए। मुझे गेट ऑल स्टूडेंट्स का कोड लिख के दीजिए, कैसे लिखूं? ये सेम रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, बिल्कुल ये सेम रहेगा। ठीक है, रिटर्न अभी भी लिस्ट होगी। बोलिए, हाँ जी, रिटर्न अभी भी लिस्ट होगी। जेडीबीसी टेम्पलेट क्या बन जाएगा? जेडीबीसी टेम्पलेट बन जाएगा एनपी टेम्पलेट। ठीक है, एनपी टेम्प डॉट क्वेरी। ठीक, इसके अंदर आपने कोई एनपी टेम्प, ये नाम नहीं है, क्या नाम है? एनएम टेम्प, सॉरी, एनएम टेम्प। ठीक है, एनएम टेम्प डॉट क्वेरी। ठीक, इसके अंदर आपने कोई प्लेस होल्डर्स लगाए हैं? कुछ लगाया है? कोलन रोल कोलन नेम कुछ नहीं लगाया है। तो इसको क्या नहीं चाहिए? इसको आपकी तरफ से कोई मैप नहीं चाहिए, लेकिन मैपर चाहिए। हाँ, मैपर इसको भी चाहिए, क्योंकि आएगा तो इसके पास भी रिजल्ट सेट। तो ये हो गया सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लाना। ठीक है, अगला बनवाइए। अगला मेरे को सर्चिंग करनी है। मैं पास करूं रोल नंबर, आप मेरे को रिटर्न कर दें उस रोल नंबर वाले स्टूडेंट का नाम। ये मेथड भी आप बना चुके हैं, इस बार जल्दी से नेम पैरामीटर से बनवाइए। तो उन मेथड का नाम अपन दे देते हैं फाइंड बाय आईडी। आर्गुमेंट टाइप क्या होगी इसकी? क्या लेगा आर्गुमेंट में? रोल नंबर लेगा, इंटीजर रोल। अंदर का कोड बोलिए। अंदर का कोड बोलिए। अंदर इसमें भी क्वेरी लगेगी? यस, इसमें भी क्वेरी लगेगी। क्वेरी क्या होगी? सेलेक्ट स्टार, सॉरी स्टार नहीं चाहिए हमें, सिर्फ नेम चाहिए। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आएगा, बिल्कुल, वेयर रोल इक्वल टू, आगे आप बोलो, वेयर रोल इक्वल टू, अभी तक आप ये लिखते थे वेयर रोल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अब रोल इक्वल टू कोलन रोल। गॉट इट? रोल इक्वल टू कोलन रोल, है ना? इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद एक मैप। ठीक, अगेन स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का मैप। तो ये हो गया स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का मैप। नाम मैप इज इक्वल्स टू अगेन न्यू हैश मैप। ठीक है, और पुट कॉल होगा मैप डॉट पुट। हाँ जी, कितने आर्गुमेंट लेगा? दो आर्गुमेंट लेगा। पहला आर्गुमेंट रोल, और दूसरा आर्गुमेंट कौन है? दूसरा भी रोल है। फर्क है दोनों रोल में? फर्क है। पहला वाला रोल की का नाम है, दूसरा वाला रोल एक्चुअल वैल्यू है जो आप यहां दे रहे हैं। पर मुझे एक डाउट आ रहा है। डाउट ये आ रहा है कि ये जो मैप है ये कलेक्शन है, इसमें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स अलाउड हैं, तो आप ये प्रिमिटिव कैसे पास कर पा रहे हैं? ऑब्जेक्ट में प्रिमिटिव, ये कैसे? नाम लो टॉपिक का जल्दी से। जावा क्या कर रही है? जावा कर दे रही है ऑटो बॉक्सिंग। मेरे प्रिमिटिव को जावा तुरंत के तुरंत रन टाइम पे कन्वर्ट कर दे रही है करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में, है ना? वेरी गुड। तो जावा इसका इमीडिएटली कर दे रही है टाइप कन्वर्जन, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अपन लगाएंगे ट्राई, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इस रोल नंबर का रिकॉर्ड ही ना हो। अब हम लोग एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं। तो ये मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल, जिसके नेम में मैंने फिलहाल एम्प्टी स्ट्रिंग रखी हुई है। यहां मैं बोल दूंगा नेम इज इक्वल्स टू, आगे आप बोलो कौन सा मेथड? एनपी, आपके ऑब्जेक्ट का नाम, एनएम टेम्प डॉट मेथड। मेथड कॉल होगा क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। क्यों क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट? क्यों? क्योंकि आपको कितने कॉलम उठाने हैं? आपको सिंगल कॉलम चाहिए, सो इट विल बी क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकंड आर्गुमेंट इसका मैप हो जाएगा। और थर्ड आर्गुमेंट आपको बताना पड़ेगा कि जो आपको आंसर चाहिए वो कौन सी डेटा टाइप में चाहिए। कौन सी डेटा टाइप में चाहिए? हमें चाहिए स्ट्रिंग में, सो इट विल बी स्ट्रिंग डॉट क्लास। आ रहा है समझ में आपको? लाइन नंबर 42, है ना? गुड। ठीक है, अब अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिला तो कौन सी एक्सेप्शन आती है? अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो कौन सी एक्सेप्शन आती है? वेरी गुड, एम्प्टी रिजल्ट डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, EX। इसके अंदर जाकर हम स्टोर कर देंगे नेम में नल। ठीक, और फाइनली में क्या कर देंगे? फाइनल में जाकर हम रिटर्न कर देंगे
नेम। ये भी क्लियर? ग्रेट। तो ये हो गया हमारा फाइंड बाय आईडी वाला मेथड। ठीक, इसके अलावा और कौन सा चाहिए? इसके अलावा मैं चाहता हूं एक काउंटिंग वाला मेथड हमने बनाया था, वो भी चाहिए मुझे। जो क्या रिटर्न करेगा? जो रिटर्न करेगा टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। बोलिए तो वो कैसे रहेगा? काउंटिंग वाला मेथड चाहिए जो रिटर्न करके बता दे टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं। रिटर्न टाइप इंट हो जाएगी। मेथड का नाम मैंने कह दिया गेट काउंट। ठीक है, बोलिए अंदर की बॉडी कुछ लेगा? नहीं लेगा। ठीक, एसक्यूएल लगेगी? बिल्कुल एसक्यूएल लगेगी। क्या एसक्यूएल होगी? तो इट विल बी स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू, वेरी गुड, स्ट्रिंग एसक्यूएल इक्वल टू सेलेक्ट स्टार नहीं होगा राहुल, सेलेक्ट काउंट स्टार होगा। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, फिर आप लिखेंगे इंट काउंट इक्वल टू np temp nm temp डॉट, कौन सा मेथड? अगेन आपको कितने कॉलम चाहिए? एक ही कॉलम चाहिए, तो मेथड विल बी क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। क्वेरी फॉर ऑब्जेक्ट। पहला पैरामीटर, जल्दी क्विक, पहला पैरामीटर आपकी एसक्यूएल क्वेरी। अब जो तीसरा पैरामीटर है वो होगा आपका इंटीजर डॉट क्लास, है ना? लेकिन अब आपको इसको दूसरा पैरामीटर भी देना है, क्योंकि इसके पास 3 आर्गुमेंट वाला वर्जन है। अब दूसरे पैरामीटर की जगह मैप जाता था, आप उसकी जगह मैप को एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना के पास कर दें। जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे बस 3 आर्गुमेंट चाहिए। तो यहां से मैंने पास कर दिया न्यू हैश मैप एज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है? ये 3 आर्गुमेंट वाला वर्जन है, जिसके अंदर थर्ड आर्गुमेंट के तौर पे आपको डॉट क्लास फाइल का नाम देना है। सेकंड आर्गुमेंट के तौर पे आपको प्लेस होल्डर को रिप्लेस किससे करना है वो बताना है। तो कोई प्लेस होल्डर ही नहीं है, तो मैंने एम्प्टी हैश मैप पास कर दिया है। और फर्स्ट आर्गुमेंट के तौर पे रहेगी आपकी एसक्यूएल क्वेरी। जो भी इसका आंसर आएगा काउंट में आ जाएगा, अपन अल्टीमेटली काउंट को कर देंगे रिटर्न। आ रही है आपको समझ आपकी? रिपोजिटरी क्लास नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के आने के बाद। गुड। अब बस इसके अनुसार सर्विस को अपडेट करना रह गया है, वो और कर देते हैं। सो विल गो टू सर्विस। सर्विस में ये दोनों मेथड है, जो दो नहीं है वो दो हम बना देते हैं। एक तो सर्विस में काउंट नहीं है, तो पहुंचिए सर्विस में काउंट बना देते हैं। ठीक, क्वेरी आपको चलानी नहीं है, इसकी जगह सीधे आपको कहना है इंटीजर काउंट इज इक्वल्स टू रेपो डॉट, और आप कॉल कर लेंगे गेट काउंट। आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। इसी तरह से आपका एक और मेथड है जो सर्चिंग कर रहा है, उस मेथड को कॉपी कर लेते हैं। ये मेथड की बॉडी कॉपी हुई, सर्विस में आइए, सर्विस में आकर पेस्ट कर दीजिए रिटर्न टाइप स्ट्रिंग फाइंड बाय आईडी। कोई क्वेरी वगैरह कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, और वो है स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू रेपो डॉट फॉलोड बाय फाइंड बाय आईडी। सॉरी, ये हम गलत जगह पर हैं। यहां करिए पेस्ट, और ये पूरा उड़ा दीजिए। इसकी जगह आ जाएगा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी रोल नंबर, और नेम को कर दीजिए रिटर्न। ये हो गई हमारी सर्विस क्लास। बेस्ड ऑन दीज टू क्लासेस अ स्मॉल चेंज विल बी डन इन योर मेन, यानी कमांड लाइन रनर क्लास। रनर में ये सब ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर हमने सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट भी बुलवा ली। अब हम सर्चिंग भी कर लेते हैं, उससे पहले हम काउंटिंग करवा लेते हैं। सो इंटीजर काउंट इज इक्वल्स टू सर्व डॉट फॉलोड बाय गेट काउंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टोटल रिकॉर्ड्स। टेबल में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं वो हमको काउंट बता देगा।
सारे रिकॉर्ड भी डिस्प्ले हो जाएंगे। फिर हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना चाहें तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सर्व डॉट फाइंड बाय आईडी। मान लीजिए मैंने कहा 104। मैं चेक करूंगा अगर नेम की वैल्यू डबल इक्वल्स टू नल है, इफ दिस इज द केस, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम प्रिंट होगा, नेम नॉट फाउंड सॉरी, ये प्रिंट होगा। और अगर ये नल नहीं है, विल गो टू द एल्स पार्ट और हम कह देंगे रोल नंबर 104 वाले स्टूडेंट का नाम कोलन प्लस नेम है। ये हो गया हमारा रनर अपडेट। ठीक है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेट्स रन दी एप्लीकेशन। सेव इट, रीनेम इट। ये हो गया एग्जाम्पल 8 हमारे क्वेश्चन के अनुसार। बस अब करिए आप अपने मेन क्लास को एग्जीक्यूट। दिस इज योर मेन क्लास। राइट क्लिक, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक, पहले चेक कर लीजिए टेबल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। टेबल में 9 रिकॉर्ड्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, एक रिकॉर्ड बस हम और इंसर्ट करते हैं। तो लेट्स गो फॉर 109। रोल नंबर इज 109, नाम जतिन, परसेंटेज 55.0। कोई रिकॉर्ड और इंसर्ट करना है? नहीं करना है। एक्सेप्शन क्यों आ रही है? कहाँ आ रही है? बैड एसक्यूएल ग्रामर। वो हो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। कॉमा गड़बड़ हो गया है। चलिए रेपो में कॉमा को ठीक करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम ने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, मैंने नो कह दिया। ये अब आपका पूरा डेटा। रिकॉर्ड्स कितने हैं? 10 हैं। बिल्कुल सही है, वेरीफाई कर लेते हैं। बैकएंड पे 9 थे, एक हमने अभी इंसर्ट करा, 10 हो गए। ये सारे के सारे 10 रिकॉर्ड। फिर हमने 104 वाले स्टूडेंट का नाम बुलवाया, प्रोग्राम ने कह दिया उसका नाम सुधीर है। क्लियर है? नो डाउट्स? चलिए, अब आपका पहला मिनी प्रोजेक्ट जो आपको ट्राई करके लाना है। आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है कंप्लीट स्प्रिंग बूट में, जो भी पढ़ा है सब इसके अंदर लग जाएगा। उसके बेसिस पर आपको ये एप्लीकेशन बनानी है। अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद डन लिखिएगा, फिर मैं आपको बताऊं करना क्या क्या है। आज ही पढ़ना है, होमवर्क नहीं है वो। इतना सब पैराग्राफ पढ़ने में इतना समय? गुड। क्या करना है आपको? एक कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन बनानी है। एक ऐसी एप्लीकेशन जो जब रन हो तो यूजर के सामने कंसोल पे अलग अलग ऑपरेशंस के ऑप्शंस प्रोवाइड करे। यूजर चाहे तो एम्प्लॉय क्रिएट कर ले, या क्रिएट का मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। यूजर चाहे तो सारे एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड देख ले। यूजर सर्च कर सकता है आईडी के बेसिस पर, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्विट कर सकता है। ठीक है, फिर प्रोग्राम इंतजार करे यूजर क्या करना चाहता है। यूजर ने 1 बोला, आपका प्रोग्राम समझ जाए कि यूजर नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहता है। वो यूजर से एम्प्लॉय से रिलेटेड चारों इनपुट्स ले। इसका मतलब टेबल में कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। और ये टेबल आप बनाएंगे, ये जावा से नहीं बनानी है। आपको माई एसक्यूएल में जाकर एक टेबल बनानी है पहले से। टेबल का नाम रखना है आपको एम्प्लॉय।
ये आपकी टेबल का नाम होगा एम्प्लॉइज। टेबल के अंदर आपको बनाने हैं 4 कॉलम्स। पहला कॉलम एम्प्लॉय की आईडी, दूसरा कॉलम एम्प्लॉय का नाम, तीसरा कॉलम एम्प्लॉय की सैलरी, चौथा कॉलम एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। ये 4 चीजें आपको रखनी है। सैलरी डिपार्टमेंट आप इंटरचेंज कर लीजिएगा। आप यूजर ने जो ये रिकॉर्ड इनपुट करा है वो आपकी इस टेबल में चले जाना चाहिए। ठीक है, फिर यूजर अगर मान लीजिए व्यू ऑल करता है, सबके रिकॉर्ड दिख जाएं। यूजर मान लीजिए अपडेट करता है, आप उसे अपडेट करने का मौका दें। डिलीट करने को बोलता है तो आप उससे आईडी लें और उस आईडी वाले एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट कर दें। एक कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन जिसमें हर वो एक्टिविटी हो जो एक बेसिक एम्प्लॉय से रिलेटेड एप्लीकेशन में चाहिए, बन जाएगा। गुड, कितना टाइम चाहिए? आज है 21। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंडे तक हो जाएगा? ठीक, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो ये करिए, मंडे को मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा, अपडेट्स लूंगा। अपन बढ़ते हैं अब स्प्रिंग जेडीबीसी के लास्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है बैच अपडेट्स। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न वेरी वेरी स्पेशल एंड एडवांस टॉपिक विच इज कॉल्ड एज बैच अपडेट्स। अब इससे पहले कि मैं आपको बैच अपडेट समझाऊं, आप एक बार फिर मुझे बताइए, अभी तक आपने जितने भी कोड स्प्रिंग बूट के अंदर जेडीबीसी के लिखे, उनमें आपने जितनी बार क्वेरी लिखी उतनी बार डेटाबेस से बातचीत हुई? क्या कहना है आपका? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपके इस प्रीवियस कोड को खोलूं और मैं इस पर्टिकुलर लाइन की बात करूं, अगर मैं 4 रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा तो आपका कोड 4 बार डेटाबेस में अपडेट क्वेरी भेजेगा। एग्जैक्ट बोलूं तो इंसर्ट क्वेरी, अपडेट मेथड 4 बार कॉल होगा और एक एक करके एक एक क्वेरी जाएगी। मतलब अगर 4 स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट होना है तो डेटाबेस से 4 बार बात होगी कि नहीं होगी? होगी ना, है ना? अब आप अगर एक एक करके एसक्यूएल क्वेरी सबमिट करते हैं तो आप अपना और डेटाबेस दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर क्वेरी के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज डेटाबेस निभाएगा जो वो पहली क्वेरी के लिए निभाता है। और खास तौर पे अगर आपको मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, कोई बहुत बल्कि ऑपरेशन करना है, तो आपके लिए बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा एक एक क्वेरी पास करना। मेरी बात अगला डायग्राम आपको अच्छे से समझाएगा। नोटिस करिए एक क्वेरी के चलने में कितना समय हम इमेजिन कर रहे हैं लग रहा है। तो आपके कोड से डेटाबेस को रिक्वेस्ट जा रही है, टाइम लगा रहे हैं हम 5 मिली सेकेंड। सिर्फ 5 ही नहीं है, पूरा देखना ऋषिकेश, 5 मिली सेकेंड तो आपके कोड को डेटाबेस से बात करने में लग रहे हैं। अब आपकी क्वेरी डेटाबेस के पास जाएगी तो क्या डेटाबेस उसका सिंटेक्स चेक करेगा? करेगा ना। अभी आपने देखा मैंने कॉमा मिस कर दिया था। जब मैंने कॉमा मिस करा तो प्रॉब्लम जावा की तरफ से आई थी कि प्रॉब्लम एसक्यूएल की तरफ से आई थी? प्रॉब्लम एसक्यूएल की तरफ से आई थी। तो इस सिंटेक्स चेकिंग को बोलते हैं कंपाइलेशन। एसक्यूएल में जाकर क्वेरी कंपाइल होगी, उसमें लगेंगे 5 मिली सेकेंड। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद एसक्यूएल में आपकी क्वेरी रन होगी, एनदर 5 मिली सेकेंड। और उसके बाद आप तक रेस्पॉन्स पहुंचेगा, एनदर 5 मिली सेकेंड। तो एक क्वेरी को चलने में कितने मिली सेकेंड? एक क्वेरी को चलने में 20 मिली सेकेंड। और अगर एक क्वेरी को चलने में 20 मिली सेकेंड तो 100 को चलने में, अगर एक को चलने में 20 मिली सेकेंड तो 100 को चलने में 2000 मिली सेकेंड। 100 क्वेरीज को रन करने में आपका कोड खर्च कर देगा 2000 मिली सेकेंड। राइट? जावा का या स्प्रिंग बूट का कहना है आप इस टाइम को बिल्कुल आधा कर सकते हैं, बिल्कुल आधा। 100 क्वेरी चलेंगी लेकिन टाइम पीरियड 1000 के आसपास लगेगा, 2000 मिली सेकेंड नहीं लगेगा। अगर आप यूज कर लेते हैं एक और नई टेक्निक जिसका नाम है बैच अपडेट। लेकिन उससे पहले जरा हम और कारण समझें बैच अपडेट के क्या है। ठीक है, एक कारण तो आपने देख लिया, टाइम बहुत लग रहा है। दूसरा कारण आप देख रहे होंगे, राउंड ट्रिप्स बढ़ जाएंगे। हर क्वेरी के लिए चारों काम होंगे। क्या बोलते हो? हर क्वेरी के लिए चारों काम होंगे? यस, हर क्वेरी के लिए चारों काम होंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। बैच अपडेट वो टेक्निक है जो आपको ये अलाउ करती है कि आपको अगर 100 रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो आप 100 की 100 क्वेरीज डेटाबेस को एक ही बार में दे दो। 100 की 100 क्वेरीज डेटाबेस को एक ही बार में दे दो। तो गेस करिए, अगर 100 की 100 क्वेरीज एक बार में चली जाएं तो कौन सा टाइम बचेगा? कौन सा टाइम बचेगा? जल्दी बताइए, कौन सा टाइम बचेगा? जल्दी बताइए। अगर 100 की 100 क्वेरीज एक बार में चली जाएं तो कौन सा टाइम बचेगा? पिछले डायग्राम को देखकर पहचानिए।
वेरी गुड सुमित। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का टाइम बच जाएगा, मतलब आप पूरी क्वेरीज भेजने में 5 मिली सेकेंड, हाँ, सबका जवाब रिसीव करने में भी 5 मिली सेकेंड, हाँ, राइट। लेकिन यहां पर आपका टाइम जरूर लगेगा। एक क्वेरी के लिए 5 मिली सेकेंड, 100 के लिए 500 मिली सेकेंड। ठीक है, 100 क्वेरी चलाने के लिए कितने, 500 मिली सेकेंड। तो भी आप चेक करिए, 500 + 500 + 10, राउंड अबाउट 1010 मिली सेकेंड्स। यस और नो, राउंड अबाउट 1010 मिली सेकेंड। अभी भी आप नोटिस करिए, ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा टाइम। यस, ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। जहां लग रहे थे 1000 मिली सेकेंड, वहां सॉरी 2000, वहां लगने लगेंगे 1000 मिली सेकेंड। कॉटेड, और 100 रिकॉर्ड तो मैं बोल रहा हूं। कल को जब आप इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे ले जाएंगे तो अमेजोन में एक दिन में 100 सेल होती हैं। आप बताइए, नहीं ना, अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। अगर इतनी बल्कि सेल्स होती हैं तो कम से कम 10,000 1 लाख रिकॉर्ड मामूली सी बात होगी एक दिन में। अब 10,000 1,000 रिकॉर्ड्स आप ऐसे भेजने लगे तो पूरा डाउन टाइम आ जाएगा आपकी एप्लीकेशन का। इसके लिए हमको रिकमेंड करा गया है कि हम यूज करें बैच अपडेट, जिसमें हम एक ही बार में बल्क में पूरी क्वेरीज पास कर देंगे। किसको, पूरी क्वेरीज पास कर देंगे डेटाबेस सर्वर को। फायदे क्या क्या होंगे। पहला फायदा, क्या मैं कह सकता हूं अब आपका कोड एफिशिएंट हो गया है। डेटाबेस के जो नंबर ऑफ कॉल्स हैं वो कम हो जाएंगे। पहले आप डेटाबेस को 100 रिक्वेस्ट भेज रहे थे, आप कितनी रिक्वेस्ट भेजोगे, एक। पहले डेटाबेस आपको 100 रिस्पॉन्स दे रहा था, अब कितने रिस्पॉन्स देगा, एक। राइट, तो आपके कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है, कोड की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। जो आपके बल्क ऑपरेशंस हैं वो एक एक करके ना जाकर जब एक साथ जाएंगे तो नेटवर्क का ट्रैफिक कम होगा, डेटाबेस का ओवरहेड बचेगा, बहुत सारी चीजों को आप बचा लोगे अगर आप यूज करोगे बैच अपडेट। ठीक है, लेकिन बैच अपडेट के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। सिर्फ अच्छा ही अच्छा नहीं है, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। पढ़िए जरा, पहला बड़ा ड्रॉबैक क्या है। बैच अपडेट किसके लिए नहीं है। बहुत बढ़िया। बैच अपडेट सेलेक्ट क्वेरीज के लिए नहीं है। वी कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सेलेक्ट क्वेरी इनसाइड आवर बैच अपडेट। आप अपने बैच के अंदर सेलेक्ट क्वेरीज नहीं डाल सकते। इज दिस क्लियर। वेरी गुड। दूसरा, अगर कोई ऑपरेशन या क्वेरी फेल हो जाती है आपके बैच में, तो गौर करिएगा, पूरे बैच का फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपके बैच में मान लीजिए 10 क्वेरी है, एक क्वेरी बिगड़ जाती है, एक क्वेरी गड़बड़ है, तो पूरे बैच के फ्लो को वो डिस्टर्ब कर सकती है। हालांकि ये आपके हाथ में है कि पूरे बैच का फ्लो डिस्टर्ब करना है कि नहीं करना है। तीसरा, अगर आपके पास बहुत बड़ा बैच है तो दूसरे लोगों को वेट करना पड़ सकता है। क्यों क्यों दूसरों को वेट क्यों करना पड़ सकता है। तो एक्चुअल में जब जावा एक बैच क्वेरीज का डेटाबेस के पास भेजती है तो डेटाबेस टेबल पे लॉक लगा लेता है। क्या लगा लेता है डेटाबेस टेबल पे, डेटाबेस टेबल पे लॉक लगा लेता है। और अगर टेबल पे लॉक लग गया तो जितनी देर वो पूरा बैच ऑपरेट होगा उतनी देर कोई भी यूजर, दूसरा यूजर उस टेबल का डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगर बैच ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तो बाकी लोगों के लिए टेबल इनएक्सेसिबल हो जाएगी। और कई सिनेरियो ये आ गया कि आपका बैच एक टेबल पे लॉक लगा के बैठा है, दूसरा दूसरा कोड दूसरी टेबल पे लॉक लगा के बैठा है, दोनों कोड को चलने के लिए एक दूसरे की जरूरत है, तो आ जाएगा डेडलॉक, तो आ जाएगा डेडलॉक। बट इफ वी डिलीट लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम डीबी इट विल हैंग द डेटाबेस। यस, बिल्कुल सही ऋषिकेत। इसलिए तो उसके लिए हमारे पास दूसरे सॉल्यूशंस हैं बल्कि ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, ना सिर्फ हैंग होगा, मैं तो कह रहा हूं हैंग ना भी हो, टेबल उतनी देर के लिए अवेलेबल ही नहीं होगी जितनी देर हमारा पूरा बैच कंप्लीट ना हो जाए। इसका मतलब बैच यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रोग्रामर को वाइजली सोचना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा समय लग रहा है, इट्स बेटर कि हम बैच को अवॉइड करें और दूसरे सॉल्यूशंस की तरफ जाएं। क्लियर, गॉट इट। ये तीन ड्रॉबैक आपको बैच के लिए मिलते हैं। अब अगला सवाल, स्प्रिंग जेडीबीसी बैच को सपोर्ट करता है, तो जवाब है हाँ करता है। और स्प्रिंग जेडीबीसी आपको एक सपोर्ट करने के तीन तरीके देता है। पहला तरीका, आपने एक अपडेट नाम का मेथड यूज करा है जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास का, करा है ना अपडेट, अब उसकी जगह आप यूज कर लीजिए बैच अपडेट।
जेडीबीसी टेम्पलेट के पास एक और मेथड है जिसका नाम है बैच अपडेट। गेस करिए बैच अपडेट आपको क्या पावर देता होगा। बैच अपडेट अपन को यह पावर देता है कि अपन बैच अपडेट को एक साथ क्या पास कर पाएंगे, अपन बैच अपडेट को एक साथ मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज पास कर पाएंगे। तो अगर एक ही बार में मल्टीपल क्वेरीज दे देंगे तो मल्टीपल क्वेरीज चला भी देगा। यस, एक ही बार में मल्टीपल क्वेरीज दे देंगे तो वो उन्हें रन भी कर देगा। दूसरा हमारे पास तरीका है, हम एक स्पेशल स्पेशल इंटरफेस यूज कर सकते हैं जिसका नाम है बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। कौन है, क्लास है इंटरफेस है? जवाब है इंटरफेस है। आप इसको यूज करिए। तो कोई मेथड होगा ओवरराइड करने के लिए? जी, कोई नहीं, दो मेथड है। दो मेथड ओवरराइड करने पड़ेंगे आपको। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपका कोड डायनेमिक हो जाएगा। डायनेमिक मतलब रन टाइम पे डेटा यूजर से लेकर आप भेज पाएंगे, जो बैच अपडेट में थोड़ा सा मुश्किल है। और तीसरा तरीका आप यूज कर सकते हैं एसक्यूएल पैरामीटर सोर्स। तीनों अपनी अपनी अलग अलग सिचुएशंस के लिए बने हैं। बात करते हैं पहले वाले के बारे में, जो इन तीनों में सबसे आसान है, और वो है बैच अपडेट मेथड। पहला चांस आपका, अच्छे से बैच अपडेट का सिंटेक्स देखिए और जवाब दीजिए क्या लेता है और क्या देता है। हम इसे क्या देंगे, ये हमें क्या देगा? वेरी गुड, रिटर्न इंट। गलत बात राहुल, इंट रिटर्न नहीं कर रहा है वो रिटर्न कर रहा है इंटीजर का एरे, है ना? गुड, ठीक है। और हमसे ले क्या रहा है? एक एसक्यूएल मल्टीपल एसक्यूएल। तो जवाब है मल्टीपल एसक्यूएल। वो तीन डॉट दिख रहे हैं आपको? ये जो तीन डॉट हैं ये जावा में क्या इंडिकेट करते हैं? ये जो तीन डॉट हैं इसी को आप बोलते हैं जावा में वेरिएबल लेंथ, है ना? तो यहां आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, सेपरेटिंग ईच आर्गुमेंट विद अ कॉमा। तो आप जितने भी आर्गुमेंट कॉमा लगा लगा के पास करें वो कर दें। बैच अपडेट सारी क्वेरीज ले जाएगा। बस याद रहे इसमें से कौन सी क्वेरी नहीं होनी चाहिए, इसमें कौन सी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, इसमें सेलेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेलेक्ट के अलावा आपको जो क्वेरी पास करनी है कर दीजिए। ये हर क्वेरी को रन करेगा। हर क्वेरी को रन करने पर कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। हर क्वेरी को रन करने पर कुछ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेट होंगे। बट सर, नो कमिट भी सेम रहेगा। कौन सा नो कमिट, मैं समझा नहीं। ऑटो कमिट तो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है ना। ऑटो कमिट बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, वो आपके क्वेरी के चलते ही हो जाता है। ओके, वेरी गुड। तो ये आपसे लेगा एसक्यूएल क्वेरी। जितनी एसक्यूएल क्वेरी आप देंगे सबको रन करेगा। क्या हर क्वेरी को रन करने पर एक आंसर आएगा? जी, हर क्वेरी को रन करने पर एक आंसर आएगा। क्या होगा उस आंसर की डेटा टाइप? आंसर की डेटा टाइप इंट होगी, है ना? मान लीजिए आपने 4 इंसर्ट क्वेरी चलाई, तो हर इंसर्ट क्वेरी एक रिकॉर्ड डालेगी। यस, हर इंसर्ट क्वेरी एक रिकॉर्ड डालेगी। तो ऐसे करके कितने वन आएंगे? ऐसे करके 4 वन आएंगे। ये 4 वन ये किस में भर देगा? ये 4 वन ये एक एरे में भर देगा। 1 1 1 1, और ये एरे आपको रिटर्न कर देगा। आ रहा है कुछ कुछ समझ? थ्योरी क्लियर हो रही है? बैच अपडेट क्या लेता है और क्या देता है? तो आपसे पैरामीटर में मांगेगा मल्टीपल एसक्यूएल क्वेरीज, एक एक क्वेरी को रन करेगा और लौटाएगा क्या? लौटाएगा एक एरे जो इंडिकेट करेगा किस क्वेरी ने कितनी रोज को इफेक्ट करा, है ना? अच्छा, और अगर मान लीजिए मैंने इसको 3 क्वेरीज दी, एक इंसर्ट क्वेरी दी सपोज करिए, एक अपडेट क्वेरी दी और एक डिलीट क्वेरी दी, फिर क्या होगा? तो इंसर्ट क्वेरी तो 1 रिकॉर्ड इंसर्ट करेगी। क्या अपडेट और डिलीट के लिए आंसर 0 to n कुछ भी आ सकता है? हो सकता है एक भी रिकॉर्ड अपडेट ना हो सकता है 4 रिकॉर्ड अपडेट हो सकता है 10 रिकॉर्ड अपडेट हो। तो कैन दिस आंसर बी 0 to n एनीथिंग? यस, और ऐसा ही डिलीट के साथ होगा। यस, ऐसा ही डिलीट के साथ होगा, है ना? तो इंसर्ट कितनी क्वेरीज इंसर्ट कर पाएगा? ये तो एक ही कर पाएगा। बट ये लोग हो सकता है मल्टीपल क्वेरीज को इफेक्ट दे दे, मल्टीपल क्वेरीज को अपडेट कर दें। क्लियर, ऑल गुड? समझ आ रहा है? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बैच अपडेट के प्रैक्टिकल्स की। इसी के प्रैक्टिकल्स में इसका ड्रॉबैक दिखेगा और वो ड्रॉबैक दूर करेगा अगला इंटरफेस
जिसका नाम है बैच प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड देन विल स्टार्ट विद स्प्रिंग डेटा जेपीए। बाय बाय, टेक केयर।